ओके सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए मैथमेटिक्स के आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी सीरीज चल रही है, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं और आगे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। लगातार बने रहिए, मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक यहाँ पे कराया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लगातार शेयर लाइक करना मत भूलना, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर ताकि हर बच्चे को पता चल जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। बेटा मेरा नाम है अतुल वैश, आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट, ESPSU डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, NDA, IIT JEE एंड CDS ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए, ठीक है। तो आइए चलिए बनाते हैं मैथमेटिक्स को ब्यूटीफुल, जो कि वो है उसको समझते हैं ब्यूटीफुली और अच्छे तरीके से। मेरे साथ क्या करना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपको उसके सॉल्यूशन करते जाना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पूरा लेक्चर में क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, आपको पॉज करना है अभी वीडियो और खुद सॉल्यूशन निकालना है, फिर उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन मैं निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो होपफुली आप पॉज करके इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे और हम आगे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हाथ के हाथ ही, ठीक है। तो व्हाट ही सेइंग एक कोई बंदा है, ही गोस 10 किलोमीटर डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, वाइल रेस्ट 20 किलोमीटर, बाकी के बचे 20 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए ड्यूरिंग द होल जर्नी, ठीक है। जैसे बोला कि भाई साहब ए की जो है पूरी जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड बताओ। तो यार एवरेज स्पीड की तो कहानी हमें पता है या नहीं पता है? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है सर, स्पीड क्या होती है यार? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज का मतलब कुल मिला के भाई कितना वो चला है, बात खत्म। तो एवरेज की स्पीड का मतलब क्या होगा भाई? टोटल डिस्टेंस, कुल मिला के उसने जितनी डिस्टेंस चली है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो होगी ना कहानी। इसके अलावा क्या कहानी हो सकती है? बिल्कुल सर यही कहानी होगी, इसके अलावा तो कोई और कहानी सर हो नहीं सकती है। तो ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे ऐसे? देख लो सर, इसकी टोटल डिस्टेंस तो निकाल लेंगे सर, कितनी है? पहले लेग में कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। पहली बारी में चल रहा है 10 किलोमीटर, तो पहले हो गया 10 प्लस दूसरी बारी में कितना चल रहा है? वो 20 किलोमीटर। तो 10 + 20 इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे भाई? अब टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दे रखिए, इसमें स्पीड दे रखी है और हम जानते हैं यार स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं अपन, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो अपने को पता है यार, सिंपल मैथमेटिक्स थोड़ी ना चेंज होती है इंग्लिश हिंदी में, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई यहाँ पे उसने स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर और क्या ठीक है, और क्या दूरी दे रखी है, डिस्टेंस उसने दे रखी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 अपॉन टाइम अगर निकालना हो तो अपन निकाल सकते हैं। तो T1 कितना आ जाएगा? 10/6, है ना। सो यहाँ से T1 यानी कि पहला टाइम कितना आ जाएगा? 10/6, ठीक है। उसी प्रकार से T2 यानी कि दूसरा टाइम जो है वो भी अपना सिंपल कितना आ जाएगा? 20/15, जानते हैं अपन सिंपल, 20/15। भाई निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? सिंपल। तो टोटल टाइम कितना हो गया? फर्स्ट टाइम T1 विच इज 10/6 प्लस सेकेंड टाइम विच इज 20/15। अब इसका एलसीएम वगैरह लो और काम खत्म कर दो। 10 + 20 30। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे सिंपल ही निकाल लो। 150 + 120 लाइक दिस, और नीचे कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, दैट इज समथिंग आपका 30 × 90 एंड डिवाइड बाय 270 लाइक दिस, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 270 डिवाइड बाय 27। आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर में आएगी, ठीक है ना। kmph में है, क्योंकि हमने डिस्टेंस लिए किलोमीटर्स में, देख रहे हैं आप यहाँ पे, और दूरी हमने किस में ली है अपनी, सॉरी स्पीड किस में थी अपनी? किलोमीटर पर आवर में थी यहाँ पे। तो दूरी हमारी किस में आई है? हमारे यहाँ पे दूरी हमारी हमेशा टाइम हमारे किस में आया? टाइम भी हमारा हमेशा आवर में आया, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट थी वो किलोमीटर पर आवर थी। इन क्वेश्चंस को करने से पहले बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे, यूनिट जरूर चेक कर लेना। मैंने यहाँ पे एकदम से यूनिट बाद में लिखी है, आप लोग हाथ का यूनिट पहले लिखते हुए चलना। यकीन मानना बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। कंफ्यूजन क्या है यार? कहीं पे ध्यान रखना कि हर जगह पे जैसे kmph दे रखा है तो यहाँ पे भी kmph हो, कहीं पे अगर कुछ और दे रखा होगा तो यूनिट को चेंज करना मत भूलना, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आता तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत है, मतलब एक बार फिर से चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो ठीक है, चलो ये तो अपना मस्त हो गया, क्लियर हो गया फंडा, क्लियर है फंडा, आगे चले। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं यार, अगर कुछ इस तरीके से आए, देखो जरा ध्यान से सुनना, ब्लैक स्क्रीन समझाता हूँ। अभी तक उसने ये बोला था कि सर एक टोटल डिस्टेंस था, है ना, कुछ डिस्टेंस था, उसमें उसने 10 किलोमीटर इसी स्पीड से चला,
और 20 किलोमीटर उसने किसी और स्पीड से चला, तब उसने एवरेज स्पीड पूछ ली। क्या ये स्टैंडर्ड है? हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड है, लेकिन एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, एक इसका बहुत ही स्टैंडर्ड, वो क्या करेगा, अलग अलग फ्रेम करके पूछेगा, यही क्वेश्चन है उसको अलग अलग तरीके से पूछेगा, जहां पे वो क्या कर देगा, डिस्टेंस बराबर कर देगा बेटा, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इस तरह से देखो, समझ रहे हो, मतलब अगर वो पहले लेग में x किलोमीटर चला तो दूसरे लेग में भी x किलोमीटर चलेगा, समझ रहे हो, मतलब जैसे यहाँ पे 10 और 20 अलग अलग थे तो अपन को पूरी दूरी वगैरह निकालना पड़ा, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, और हो सकता है कि वो भाई एक दो बार नहीं 4-5 बार डिस्टेंस सेम सेम करके चला दे, जैसे एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस, हर लेग में वो x किलोमीटर चल रहा है, और फिर हर एक बारी में उसकी स्पीड अलग अलग है, ठीक है, और फिर हर एक बारी में आपसे वो बोल दे कि भाई एवरेज स्पीड निकालो, है ना, हर केस में आप एवरेज स्पीड निकालो, तो समझ रहे हो ना कि कितना ज्यादा हेक्टिक हो सकता है, कितना ज्यादा हेक्टिक हो सकता है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जैसे इस क्वेश्चन में तो सिंपल था, है ना, बट इस क्वेश्चन में तो सिंपल था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे शायद मेरे पीछे आ गया होगा, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आराम से, इस चीज को देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आ रहा है, वैसे तो सीधी सी कैलकुलेशन थी, आप कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, बट होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ओके ओके गाइस, ठीक है, बढ़िया। तो भाई अब अगर क्या बात होगी कि यार अगर अब डिस्टेंस, मतलब कि x डिस्टेंस जो है उसका x पार्ट में अगर आता चला जाए, ठीक है, तब क्या करना है, मैं बताता हूँ, देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या करें, वो कह रहा है 8 कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से सुनना जरा इसको, ठीक है भाई, उसकी पूरी जर्नी थी, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी है, बट 1/3 यानी कि 3 हिस्से अगर उसका करा जाए, यानी कि 3 हिस्से करा जाए, 1 2 और 3 हिस्से करा जाए, तो पहला जो हिस्सा था उसका, यानी कि ये वाला हिस्से की बात हो कर रहा है, 1/3 ऑफ जर्नी बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 10 kmph, ठीक है ना, एंड हाफ ऑफ द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। बाकी जो बचा भाई, बाकी ये बचा इसका हाफ, यानी कि यार सिंपल सी बात है, इसके बराबर ही हो जाएगा, है ना, इसका हाफ कितनी स्पीड से, एट द स्पीड ऑफ 20 kmph। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मान लो, है ना, मान लो जैसे कि मान लो सपोज दैट, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर 30 किलोमीटर पूरा जर्नी थी तो उसने बताया कि 30 किलोमीटर में से 1/3 यानी कि 10 किलोमीटर उसने चला, कि आपका किससे 10 kmph से चला, फिर उसने कहा कि बाकी बचा हुआ, यानी कि 20 बचा हुआ है, 20 में से हाफ, यानी कि 20 का ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा ना यार, वही हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, 1/3 और फिर बाकी के बचे हुए का हाफ, समझ रहे हो? तो क्या कह रहा है, एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्पीड, वो एक्चुअली में सेकंड थर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा है, स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट यानी कि जो बचा हुआ 1/3, समझ में आ रही है? तो ये 1/3 पार्ट था, ये 1/3 पार्ट था, ये 1/3 पार्ट था टोटल का, एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 kmph, ये उसने चला 30 kmph की स्पीड से, समझ रहे हो? आगे क्वेश्चन, ये बड़ा ही जनरल पैटर्न है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस पैटर्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है ना, पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए, स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है किसकी, ए की। अब फिर से यार, अब यहाँ पे 3 है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, हर बार अपन T1 निकालें, T2 निकालें, है ना, डिस्टेंस निकालें, फिर उसके बाद उसको करें, ये करें, वो करें, फालतू में यार बहुत टाइम लगने वाला है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? फालतू में यार बहुत टाइम लगने वाला है। तो सर ये क्या, किसका कुछ शॉर्टकट वगैरह है क्या कुछ? हाँ भाई, शॉर्टकट ही है इसका, उसी के लिए तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो जरा इस बात को ध्यान रखना, शॉर्टकट जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। तो उसको जो ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक बहुत सिंपल है भाई, वैसे तो कन्वेंशनल जो मैंने भी कराया वैसे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, जरा देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इसकी शॉर्ट ट्रिक बनने वाली है बॉस। अगर वो पहला लेग, ध्यान रखना ट्रिक के लिए, ये जो ट्रिक लगेगी ये कब लगेगी, व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल, व्हेन ट्रेवल्ड डिस्टेंस आर इक्वल, जब भाई जिस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ना, जब वो इक्वल है तभी ये कहानी चलेगी। ऐसा नहीं है जैसे पहले क्वेश्चन में 10 था, फिर 20 था, 10 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर चला, ऐसे नहीं, जहाँ पे बराबर चले, यहाँ भी 1/3 चल रहा है, यहाँ भी 1/3 चल रहा है, यहाँ भी 1/3 चल रहा है, तो चाहे वो कितने पार्ट में चले, 4 5 10 50, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मानो कि पहला हाफ उसने यू किलोमीटर चला, और अगर दूसरा हाफ वो वी किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, तो भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी इसकी कहानी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल है 2uv अपॉन u प्लस v,
सिंपल याद रखेंगे, सिर्फ स्पीड चाहिए आपको। इसलिए उसने यहाँ पे देख लो डिस्टेंस भी नहीं दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे आधे बच्चे, एक्स डिस्टेंस मानेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर उसको काटेंगे। अरे वो कट ही जाना है यार एंड में। अगर एक्स डिस्टेंस ही मानोगे वो तब भी कट ही जाना है। इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कराना, करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक्स कट ही जाएगा तो डिस्टेंस की जरूरत नहीं, सिर्फ किसकी जरूरत है, स्पीड की। तो 2uv अपॉन u प्लस v। अब आधे बच्चे कहेंगे सर अगर 3 है तो फिर सर क्या हो जाएगा। 3 है सर, पहले वाले में u से चल रहा है, दूसरे वाले में v से चल रहा है, तीसरे वाले में लेट सपोज वो x से चल रहा है, तो सर कितना हो जाएगा, सॉरी मान लो x से चल रहा है, ठीक है, तो सर कितना हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भाई, ये फॉर्मूला उसी हिसाब से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना है, सिंपल, यहाँ पे 2uv था, 3 पार्ट हो गए तो कुछ नहीं है भाई, 3uvx ऐसे हो जाएगा। और फिर से नीचे क्या आएगा, यहाँ पे u प्लस v था, यहाँ पे क्या आएगा, अरे सिंपल uv प्लस vx प्लस xu। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बताओ मेरे को। कुछ पंगा किसी को यहाँ पे, कुछ इशू किसी को यहाँ पे। अब कोई बच्चा मेरे को कहेगा सर 4 पार्ट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, 4uvxy लिख दो, क्लियर। नीचे फिर uvx इस तरह से करके अपने कॉम्बिनेशन बनाते चलो, जानते हुई कॉम्बिनेशन। कोई पंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कितने भी आ जाए। तो अब तो हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो भाई करके दिखाओ ना फटाफट से, कैसे करके दिखाएंगे, देखो जरा कैसे होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सिंपल, यहाँ पे क्या करना है अपना, 3 इंटू तीनों स्पीड्स, कितनी है, पहली स्पीड 10, दूसरी स्पीड 20, तीसरी स्पीड 30, सिंपल, डिवाइडेड बाय uv, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 200, प्लस यूनिट ध्यान रखना भाई, सब किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना। दूसरे वाला इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 20 इंटू 30 कितना आ जाएगा आपका 600, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 300। कोई इशू, विदाउट। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये 300 मैं पहले लिखूंगा सर, ये 200 बाद में लिखूंगा, भाई लिखते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा सर 18, और कितने जीरो है सर, 1 2 3 जीरो है सर, 1800, डिवाइड बाय फिर से 300 प्लस 600 900 प्लस 200 1100, 1100, ठीक है 1100 है, ये 2 बार है, ये 18,000 था ऊपर, 1800 नहीं है वो, ठीक है ना, क्लियर। तो जब हम इसको करेंगे आई थिंक यू विल बी गेटिंग योर आंसर, कितना आ जाने वाला है इसका 16/4/11, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग 16/4/11 kmph, किलोमीटर पर आवर। होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो योर ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई डाउट भाई, आराम से, जिसको अगर पहले तरीके से करना है कि नहीं सर मैं T1 निकालूंगा, T2 निकालूंगा, T3 निकालूंगा, कर लेना, आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बट एक ट्रिक मेरे को बतानी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा, और बहुत ही फेमस पैटर्न है, आता है, ठीक है ना। अगेन अब वो क्या कह रहा है, अब ये भाई बड़ा ट्रिकी सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब क्लास में होता है तो मैं कहता बच्चों 10 सेकंड में क्वेश्चन बताओ, मेरे को मजा आ जाना चाहिए, तो पॉज करो 10 सेकंड में आंसर बता दो, 10 सेकंड में आंसर बता दो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख देना फटाफट से, जब भी वीडियो स्ट्रीम होगा तो मैं देख रहा हूँ, ये लाइव वीडियो नहीं है बट फिर भी जब भी स्ट्रीम होगा तो मैं देख लूंगा बेटा, तो जरा मेरे को बताओ इसका आंसर लिख के फटाफट से, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में एकदम से आंसर लिख देना है एकदम से, बस। जो मेरे स्टूडेंट हैं उसको ऐसे ही करेंगे अटेम्प्ट, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि पूरा पेन पेपर लेके अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या है सर इसमें, वो कह रहा है सर 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है ना, ए किसी और प्लेस से, बी किसी और प्लेस से स्टार्ट करता है, टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों की दोनों सर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड बी 3:5, है ना, रेशियो ऑफ स्पीड दे रखा है, ओके, रेशियो ऑफ स्पीड जो उनकी दे रखी है वो दे रखा है 3:5, यानी कि ए की स्पीड है 3 तो बी की स्पीड होगी 5, यानी कि अगर ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर तो बी की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड अगर 300 किलोमीटर पर आवर तो बी की स्पीड होगी 500 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो ना, रेशियो ऑफ स्पीड की बात करें। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ मीटिंग। कोई बात नहीं, ये किसी भी पॉइंट पे मिल रहा है तो इनके जो इनका जो डिस्टेंस कवर है उसका रेशियो बताओ। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा एक बात को मेरे को बताना सर, एक चीज की जरा ध्यान देना सर, स्पीड जो है वो कुछ नहीं होता सर, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है ना, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है सर। मेरे को एक बात पता है कि ये दोनों जब भी मिलेंगे, दोनों एक दूसरी तरफ चल रहे हैं, दोनों जब भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है कहीं पे भी मिले कोई इशू वाली बात नहीं है, इस पॉइंट पे मिल रहा है मान लो, ठीक है, दोनों के द्वारा लिया गया टाइम सेम होगा या नहीं होगा, अरे बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो,
ठीक है ना, जब तक कोई एक पहले ना आए। अब कोई एक पहले आके वेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसने कह दिया कि दोनों एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरी तरफ चल रहे हैं, और जब तक मिल नहीं जाते तब तक वो रुक जाएंगे। समझ रहे हो, आपका दोस्त एक अपने घर से चला, आप अपने घर से चले, दोनों जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हो, दोनों ने अपने घर से अगर साथ में निकले हैं तो दोनों को मिलने में लगने वाला टाइम सेम होने वाला है। ठीक है, सेम होने वाला है या नहीं होने वाला है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सर, सेम होने वाला है। तो स्पीड जो है सर, इस फॉर्मूले से हमें साफ साफ पता चला, स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर डिस्टेंस के, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस भी उतनी ज्यादा कवर होगी, अगर इफ टाइम कांस्टेंट है, इफ टाइम इज कांस्टेंट, टाइम अगर सेम है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? टाइम को अगर कांस्टेंट कर दो, दोनों के लिए सेम कर दो, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड कवर करेगी। यानी कि टाइम तो इनके चक्कर में कट ही जाना है, अगर टाइम सेम है तो दोनों के दोनों बराबर प्रोपोर्शन में चलेंगे। अरे समझ पा रहे हो बात या नहीं समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है भाई, जितनी ज्यादा स्पीड होगी इसकी, उसका टाइम भी, सॉरी टाइम अगर सेम है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा, अगर टाइम सेम है तो। अगर टाइम सेम है तो, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। क्लियर हो रहा है फंडा या नहीं हो रहा है? क्लियर फंडा, बहुत ही बढ़िया। अगर टाइम सेम है तो ये ऐसे होने वाला है। तो ठीक है बॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पीड ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, टाइम यहाँ पे सेम लगने वाला है, तो यानी कि क्या है आपका 3:5 है। तो भाई जिस रेशियो में जिस रेशियो में स्पीड बढ़ रही है उसी रेशियो में उनकी डिस्टेंस भी होगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, जो है बेटा वो निकालने वाले वो बेटा निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कैसे? यहाँ पे दोनों की जगह पे एक कांस्टेंट ले लो आप x, ठीक है ना, और वैसे करके आप स्पीड का रेशियो और स्पीड के साथ साथ रेशियो, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे साफ साफ, ठीक है ना, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, है ना, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस रेशियो वुड बी सेम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जिस अनुपात में, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जिस अनुपात में स्पीड बढ़ेगी उसी अनुपात में दूरी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो अगर इसकी स्पीड 3 गुना, अगर इसकी स्पीड 3x है और इसकी 5x है, तो ये 3x डिस्टेंस मतलब कि कवर करेगा यूनिट टाइम में, और ये भी 5x डिस्टेंस कवर करेगा यूनिट टाइम। यूनिट मतलब 1 टाइम, समझ रहे हो? सो द रेशियो वुड बी सेम, 3:5। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? इतनी लंबी छोटी कहानी मेरे को बतानी पड़ी, बट आंसर इसका एक लाइन का था। आंसर इसका एक लाइन का था, चाहे कहानी कितनी भी लंबी चौड़ी बतानी पड़ी हो। जिस बच्चों को निकालने का मन कर रहा है वो निकाल सकते हैं। सर मान लिया कि टाइम x था, उनको लगने वाला टाइम x था, दोनों को मिलने में लगने वाला टाइम x था, डिस्टेंस थी सर उसकी 3x, ऐसे करके कुछ मानते चलो, मतलब रखते चलो 3y थी सर, एंड में चीजें कटी जानी है और रेशियो आपके पास 3:5 आ जाना है। क्लियर, सिंपल। तो बहुत ही फेमस पैटर्न है, मतलब एकदम से टिक लगा के आगे बढ़ना है। अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो फिर टिक लगा के आगे बढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay, so the next question is like this: the adjacent sides of a parallelogram are 6. तो फाइनली हम आ चुके हैं, सब चीजों से निकलते टाइम, वर्क रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, सारे क्वेश्चन करते हुए, है ना, सब कुछ करते हुए अपन आ चुके हैं फाइनली अपने मेंसुरेशन के ऊपर। फेवरेट टॉपिक आपके एग्जाम का भी मेंसुरेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फेवरेट टॉपिक आपके एग्जाम का, फेवरेट टॉपिक हमारा भी, इसको अच्छे से करते हैं सॉल्व। तो द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम समझ रहे हो ना, है ना, आर 6 and 8 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर, यानी कि जिसकी साइड्स बराबर, मतलब साइड्स पैरेलल हो यार, पैरेलल हो और बराबर हो। 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लिया अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, मैं खाली मान रहा हूँ। और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, मैं ऐसे मान रहा हूँ। दिस इज योर पैरेललोग्राम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कुछ ना कुछ एंगल होता है कि बीच में, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो 8 और 6 के बीच का जो एंगल इसने बता दिया, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा बड़ा एंगल बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे ना, समझाने के लिए खाली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? भाई सिंपल फॉर्मूला है भाई, इसमें कुछ भी नहीं रखा, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या होता था? कुछ भी नहीं है सर, दैट इज सर 6 इंटू, अरे क्या होता था भाई पैरेललोग्राम का, अरे जो आपकी शॉर्टर साइड होती थी ए डॉट, फिर आपकी जो बड़ी वाली साइड होती थी बी डॉट साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शॉर्टर रखो बड़ी रखो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, बस क्या था, साइन थीटा। थीटा इज द एंगल। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई याद कर लेना, और इसको याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए डॉट बी साइन थीटा। तो कितना है, 6.8
डॉट साइन और एंगल कितना है इनके बीच का 30, तो 6.8 कितना हो गया बॉस 48, साइन 30 कितना होता है 1/2, जानते हैं ना, तो 24 टाइम्स आएगा। सो द आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। एनी डाउट? नो डाउट, ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन, ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन। किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आई एम होपिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। क्लियर? क्लियर है? ऑप्शन ए अगर है तो एक बार वैसे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ऐसी। अगला क्वेश्चन फिर से आपका मेंस्ट्रुएशन के ऊपर है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, अब ये यार मेंस्ट्रुएशन में जानते हो ना बेसिक टर्म्स कौन सी थी हमारी, सर्कल होता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है हमारा, सिलेंडर होता है हमारा, स्फेरिकल होता है, क्यूब होता है, 2D ज्योमेट्री होती है, 3D ज्योमेट्री होती है। सारे क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूछता है, एंगल्स बना के, कभी कुछ और लॉजिक लगा के, कभी कुछ ग्राउंड बना के, ठीक है, कभी सरफेस एरिया, कभी वॉल्यूम, कभी कुछ पूछता ही रहता है। इस सारे फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए भाई, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन तो एकदम बनता है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी थोड़ा सा लॉजिकल तो होगा, और मैंने जब क्वेश्चन रखे तो लॉजिकल मिलेंगे। तो ध्यान से पॉज करो और इसका आंसर बताओ। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इस लेवल के लिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको पता चलता रहे, याद आता रहे कम से कम चीजें हैं क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये रोम्बस की बात कर रहा है। एक सेकेंड रुकिए जरा, इसके पहले क्वेश्चन और था नहीं, ठीक है, रोम्बस की बात कर रहा है, इज 2:5, रोम्बस की बात वो कर रहा है। रोम्बस का मतलब क्या हो गया भाई? रोम्बस का मतलब क्या हो गया भाई? पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स सेम हो, ठीक है ना। स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, इसकी सारी साइड्स आपकी सेम आपको बनती हुई दिख जाएंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बस इतना ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 2:5। उसके डायगोनल की लेंथ की बात वो कर रहा है। डायगोनल समझ रहे हो ना भाई? मान लो अगर ये इस तरीके से है, ठीक है भाई, मान लो अगर ये इस तरीके से है, समझ पा रहे हो, तो उसके डायगोनल कहाँ बन जाएंगे? रोम्बस इस तरीके का अपन ने कुछ बना दिया, ठीक है, तो उसके जो ये डायगोनल बनेंगे, ये रेशियो, एक छोटा डायगोनल बनेगा एक बड़ा बनेगा, ये तो समझ रहे हो ना। डायगोनल सेम हमेशा किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं, ये चीज याद रखना। अगर स्क्वायर बनाओगे इस तरीके से, जहां पे ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो उसके डायगोनल हमेशा सेम होंगे, ठीक है ना। ये वाला डायगोनल और ये वाले डायगोनल सेम होंगे मतलब, ठीक है। लेकिन रोम्बस इस तरह का बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो उसने क्या बनाया कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 2:5, ठीक है ना। तो छोटे वाला अगर 2 है तो बड़े वाला कितना है? 5 है, इस तरीके से। तो अगर ये 2x है तो ये 5x होगा, क्योंकि रेशियो में दे रखे हैं, इतना तो जानते हैं बच्चे हमारे। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस टू द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल इज, ओके, तो शॉर्टर डायगोनल का स्क्वायर का और इसके एरिया का और इसके एरिया का वो क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। कौन सा बहुत बड़ी बात है भाई, हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। इसलिए तो ये क्वेश्चन लेके आए हैं अपन यहाँ पे, ताकि चीजें रिवाइज होती रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नजर जाती रहे। सो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है भाई? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। याद है? अगर याद नहीं है तो फिर याद कर लेना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ओके, सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर एक डायगोनल 2x, अरे समझ रहे हो ना यार, मैंने यहाँ पे जनरली मान लिया एक 2x है तो दूसरी होगी 5x, क्योंकि रेशियो इनका क्या दे रखा है? 2:5। तो एक है 2x और एक है 5x, इस तरह से अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा भाई? दैट इज 5x इंटू x, x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सो दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस, सिंपल। अगर डायगोनल उसकी 2x और 5x के रेशियो में आता है। अब वो क्या कह रहा है? देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस टू द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। तो द स्क्वायर ऑफ शॉर्टर डायगोनल कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर ऑफ शॉर्टर डायगोनल कितना हो जाएगा? शॉर्टर डायगोनल कौन सी आपकी? 2x वाली, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो भाई यानी कि 2x कंप्लीट का स्क्वायर करना, कि 2x स्क्वायर लिख के छोड़ दो। कई बार ये भी गलती हो जाती है कि 2x स्क्वायर लिख के छोड़ दिया, कंप्लीट का स्क्वायर किया। कंप्लीट का स्क्वायर करना है 2x से कंप्लीट होल स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर। इनका यार रेशियो निकाल लो। रेशियो का मतलब क्या कह रहा है? 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, ये तो कह रहा है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 5/4। रेशियो कितना आ गया भाई? 5:4। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई परेशानी याद है? और देखो, दो ऑप्शन बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब एक तो ये
नन ऑफ दीज, है ना, और एक की कुछ कह नहीं सकते, सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। तो इस तरीके के जब आंसर आते हैं तो मतलब ऑप्शन में अगर होता है ना तो उसको भी जरा ध्यान रखना, देख लेना। मतलब यहाँ पे तो ये नहीं है, खैर यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसे ऑप्शन बड़े खतरनाक होते हैं जब भी बनते हैं, तो ध्यान से देख लेना अपने क्वेश्चन में एक बार, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर कट अपन को मिल गया, 5:4 इज द आंसर। 5:4 इज द आंसर। तो क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगेन अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। फिर से रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन है। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 256। यहाँ पे क्या था कि देखो जरा, यहाँ पे रोम्बस मैंने दिखाया था कि ए बराबर है रोम्बस, मतलब यहाँ पे सामने सामने की भुजाएं इसकी कम से कम 2 भुजाएं इसकी बराबर हो जाती है, इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, क्या कह रहा है वो, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now one of the diagonal is half of the other diagonal. Area of a rhombus is 256 centimeter square. One of the diagonal is half of the other diagonal. The sum of the diagonal is. अच्छा भाई, तो ये चीज भी बड़ी सी खतरनाक सी हो गई, ठीक है ना। अब जरा देख लेना यहाँ पे आराम से कि वो कहना क्या चाह रहा है। एरिया ऑफ रोम्बस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी रोम्बस होगा आपका, एरिया उसका उसने बता दिया, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, ए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, half into product of diagonal must be equal to 256। ये वो चीज कह रहा है, ठीक है। और क्या, वन ऑफ द डायगोनल इज हाफ ऑफ द अदर डायगोनल। तो यहाँ पे हमें हिंट मिल गया। तो मान लो भैया पहली डायगोनल 1 है, अगर आपकी वन ऑफ द डायगोनल इज हाफ ऑफ द अदर डायगोनल, तो अगर एक डायगोनल आपकी 2x है तो दूसरी डायगोनल कितनी हो गई आपकी x, या एक अगर आपकी x है तो दो दूसरी कितनी होगी 2x। बस इतना ही तो चाहिए था, इतना ही तो चाहिए था, बस खत्म काम। तो हाफ इंटू 2x इंटू x इज इक्वल टू 256। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। और कितना होता है, कितने का स्क्वायर है, 16 का, तो x इज इक्वल टू 16 है ना, 16 आ जाएगा। तो भाई अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डायगोनल इज, सम ऑफ डायगोनल क्या है, अरे भाई सिंपल, x की वैल्यू आ गई, क्या डायगोनल नहीं निकाल लोगे क्या? x की वैल्यू आ गई 16, तो पहली डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, 16 गुणा 2, 2 गुणा 16, दैट इज 32। क्लियर है। और पहले और दूसरी डायगोनल कितनी आ गई 16, तो एक है 32, एक है 16, तो सम ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा भाई, तो सम ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा बॉस, 16 प्लस 32, that is 48 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर। कई बार क्या होगा ना कि बच्चे एक्साइटमेंट में जैसे 16 आया, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या है, टाइम कम, और उसी में और के साथ कंपटीशन करते हुए आगे निकलना है। 16 आ गया, वो ऑप्शन 1 दे के रखेगा, 16 ऐसी, मतलब जो भी आपके बीच में कुछ एहसास से निकल के आएगा ना, वो ऑप्शन दे के रखेगा एक, ऐसा यहाँ पे नहीं था। तो जल्दीबाजी में होता है ये काम कि अच्छा 16 आ गया आंसर, चलो लगाओ आगे बढ़ो। उसका सम पूछ रहा है वो, ठीक है ना, सम, डायगोनल का रेशियो का कुछ वो नहीं पूछ रहा है कांस्टेंट, सम पूछ रहा है वो, ठीक है। इसलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, समझ में आ रही है बात। चलिए, ये बात तो बच्चों को समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे चल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में कोई परेशानी तो नहीं है, क्वेश्चन तो उड़ रहा है ना वो एकदम से बिंदास तरीके से, बगैर किसी परेशानी के, तो बढ़िया। अगर उड़ रहा है तो भैया जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे मेरे को बच्चे, ठीक है ना। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम की बात हो कर रहा है, ठीक है ना, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम मतलब कहीं पे भी कुछ भी बढ़ रहा है, कहीं से बढ़ रहा है, मतलब कि कोई सी भी उसकी साइड कैसी भी है, एंड AB इज इक्वल टू 2CD। तो उसने ये 2 हिंट दिए हैं। पहला हिंट उसने दिया कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो यानी कि अगर AB ऐसा है तो CD ऐसा है, अगर AB ऐसा है तो CD ऐसा है, ठीक है ना। अब वो कितना लंबा है कितना छोटा है उसकी बात नहीं है, लंबा या बड़ा के लिए उसने यहाँ पे जो है हिंट दे दिया कि AB जो है वो हमेशा छोटा है, सॉरी AB जो है बड़ा है, मतलब दुगना है, AB जो है बराबर है दुगने के CD के, ठीक है ना। ये उसने यहाँ पे हिंट हमें बता दिया। इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और जो करके दिखाएगा ना चॉकलेट वाला है ये क्वेश्चन। हालांकि ऑफलाइन क्लास नहीं है इसलिए मैं चॉकलेट बोल रहा हूँ, क्योंकि देने का अभी भी मतलब नहीं बनता, बट फिर भी अरे बचा नहीं रहा हूं यार, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मजा आएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं,
अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेपेजियम बनाया इसने, अब ये ट्रेपेजियम बनाता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन बात तक मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है कि ए बी जो है 2 गुना बड़ा है सी डी से। एक तो मेरे को एक छोटी लाइन खींचनी पड़ेगी और एक ऑलमोस्ट उससे डबल लाइन खींचनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो? और दोनों पैरेलल खींचनी पड़ेगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस तरीके से ट्रेपेजियम में तो दोनों के मेरे को ब्लॉक बंद करने पड़ेंगे इस तरीके से। क्लियर फंडा? इस तरीके से क्लियर फंडा। तो अगर ये अपने पास ए बी है, तो अपने पास ये हो जाएगा सी डी। इस तरीके से अपन ने इसके नाम रख लिए, तो ए बी सी डी। अब क्लियर हुआ? अब तो कोई डाउट नहीं है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये ए बी सी डी है, जहां पे ए बी जो है वो दुगना है सी डी से, ठीक है, और ए बी और सी डी पैरेलल भी है, दिखा दिया। नाउ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, अब इसकी डायगोनल बना देंगे। डायगोनल मतलब ये, ओके, ये ओके। अब ये डायगोनल है, ये किसी पॉइंट ओ पे कट कर रही है, बहुत बढ़िया, अब समझ में आया, ओ पे कट कर रही है, अब समझ में आया, ठीक है। तो ये जो कहना चाह रहा है, मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे, जो उसकी भावना है वो ये कह रहा है, देन रेशियो ऑफ एरियाज, एरिया निकाल के उनका रेशियो निकालना किसका, ऑफ ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। एओबी यानी कि कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, एओबी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, सीओडी यानी कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो इस तरीके की कहानी बता के उसने बोला कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालो और उसका रेशियो बताओ कितना होने वाला है इनमें से। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, निकाल के बताओ मेरे को, है ना, निकाल के बताओ, तब जाके कुछ मजा सा आए, है ना। बता देता हूं मैं क्यों इंतजार करूंगा, आप लाइव क्लास थोड़ी ना ये, आप तो पॉज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसको करना किस तरीके से एक्चुअली, ठीक है। ओके भाई, तो यहां से अपन अगर एक इस तरीके से एक लाइन से खींच दें जो इनको बिल्कुल बीचों बीच से कट करती जाए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्यों करा मैंने, ये क्यों करा मैंने, क्योंकि ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल टाइप से बन जाएगा, और हम इनका निकाल सकते हैं, हम इतना हम जो है इनका निकाल सकते हैं। क्लियर है फंडा है नहीं? बिल्कुल सर क्लियर है। तो सर अपन क्या कर सकते हैं, सर अपन कर सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, इसी की तो बात वो कर रहा है ना, एओबी, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब यहाँ पे मैं जो है साइन लिख लेता हूँ, लेट सपोज ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी की बात मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना होने वाला है भाई, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ क्यू। अब समझ में आई बात या नहीं आई, ए बी इंटू ओ क्यू, ये क्या है, ओ पॉइंट है ना, ए बी इंटू ओ क्यू। अब मैंने बीच में इस तरीके से क्यों डाला था, समझ में आया नहीं आया? ओके यार, ये सबकी सब प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेना और इसको जरूर अपने साथ एग्जाम में लेके जाना, चिट बना के नहीं, अपने दिमाग में रख के, ठीक है ना, चिट बना के नहीं, चिट बनाने में फायदा नहीं होता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कुछ फायदा होता तो मैं कह देता, हालांकि मैं लाइव बैठ के ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि ठीक है मास्टर साहब तो बोल रहे हैं कि चिटिंग कर लो, अरे चिटिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि चिट बनाने का फायदा होता तो मैं बता देता, तुम्हारा फायदा होना चाहिए, बट उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चिटिंग करने का कोई फायदा नहीं, मत करना। तो एओबी क्या है, सिंपल से क्या होता है सर, अरे याद आया नहीं आया यार, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ क्यू। अरे कोई पंगा इसमें, कोई डाउट इसमें नहीं है सर। सर ये ए बी और ओ क्यू क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि इनका भी रेशियो अपन को पता चल जाएगा और ए बी और सी डी का रेशियो तो पता ही है, इसलिए ले रहे हैं। आप समझ में आया? बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी लाइक दिस। ऐसे अगर अपन निकालना चाहें तो अपन निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एरिया ऑफ सीओडी ट्राइंगल सीओडी निकाल सकते हैं सर। अगेन क्या हो जाएगा सर, हाफ इनटू क्या सर, ये सी डी इनटू और फिर क्या है सर, ये ओपी, विदाउट एनी डाउट। कोई इशू है किसी को, कोई पंगा है किसी को? नहीं सर, कोई भी पंगा नहीं है। एक चीज को ध्यान रखना, जब ये डायगोनल इस तरीके से काटते हैं तो क्या क्या चीजें सेम हो जाती हैं, क्या क्या चीजें सेम नहीं होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली तो चीज यहाँ पे देखते अपन को, यहाँ पे देखते जो अपने को नजर आ रही है, दैट इज सिंपली जो कटने लायक है वो है अपना हाफ। ये कट गया। अपने को पता है कि ए बी बराबर है 2CD, ए बी को लिख दिया अपन ने क्या, 2CD इंटू ओ क्यू डिवाइडेड बाय CD इंटू ओपी। CD से CD कैंसिल आउट हो गया सर, ये 2OQ अपॉन OP ऐसा बच रहा है। अच्छा, OQ और OP में कुछ संबंध समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
ओ क्यू और ओपी में कुछ संबंध समझ में आ रहा है? अब बच्चे कहेंगे सर ओ क्यू बराबर ओपी हो जाएगा तो सर 2:1 आंसर आ जाएगा। ऐसा मत करना भैया, ऐसा मत करना। जितना उनके साइड का रेशियो होता है ना उतना ही ओपी और ओक्यू का रेशियो आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, समझ लेना कि भाई ओ क्यू इज इक्वल टू 2OP एज वी नो। ओकेस ओ क्यू यानी कि ये डबल होगी किसके, ओपी के। ध्यान रखना ये चीज। तो बस यहाँ पे क्या इंटू 2OP एंड डिवाइड बाय OP तो है ही, OP से OP कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 4/1, कितना बचा 4/1, दैट इज 4:1। आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे कहाँ का गड़बड़ हो सकती थी? सबसे पहली गड़बड़ तो ये हो सकती है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फिर तो बस गड़बड़ खत्म। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है किसी को तो यहाँ पे देख लेंगे और लिख लेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निकल के आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे या पीछे लेकर के आ सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, क्लियर क्लियर है ना फंडा? इस तरीके से समझा रहा हूं यहाँ पे ये चीज, और ये वाला कॉन्सेप्ट और आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया। और फिर उसके बाद भी गड़बड़ कहाँ हो सकती है कि OQ वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि सीधा 2:1 भी लिख सकता है कई बालक जल्दीबाजी में। हो सकता है किसी को कॉन्सेप्ट भी पता हो तो अभी जल्दीबाजी में 2:1 लिख दें और आगे बढ़े। ऐसा ब्लंडर मत कर देना इतनी मेहनत करने के बाद, समझो, ऐसा ब्लंडर मत कर देना। तो द 4:1 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ सर, कर सकते हैं। तो ये लीजिए, या मेरे को करके दिखाइए अगेन। देखो यार, क्वेश्चन जितने भयानक लग रहे होंगे ना देखने में कि सर क्या भयानक क्वेश्चन लेके आ रहा है सर, ये ऐसे होते हैं क्या सर, इतना नहीं आने का सर, ये नहीं होगा सर, है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ आता है एग्जाम में, सब कुछ आता है। और कुछ भयानक नहीं है, सब बहुत सिंपल ही है, आपको करके दिखाना है बस। पॉज करो और इसका जरा आंसर निकाल के बताओ मेरे को, ठीक है ना? रूल तो जानते ही अपन, पॉज करना है, इसका आंसर निकाल के बताना है। क्या कह रहा है वो? अ फिगर कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो अब की बार फाइनली पैरेललोग्राम, रोम्बस और उसके बाद फाइनली किसके ऊपर आ चुका है? अपना स्क्वायर के ऊपर आ चुका है। ट्रापेजोइडल के बाद किसके ऊपर आ चुका है? स्क्वायर के ऊपर आ चुका है। तो स्क्वायर ऑफ साइड ए, अरे जानते हो ना स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि भाई साहब अपना क्या है कि हर एक की जो है वो साइड इक्वल है, सारी साइडें इक्वल है, 4 साइड है, चारों साइडें ए है, ठीक है ना? उसने ऐसी कुछ कहानी बताई, उसने कहा सर ये ऐसा है, और उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद वो कह रहा है अ फिगर कंसिस्ट, एक फिगर है जिसमें स्क्वायर है साइड ए का, विथ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन द आउटसाइड, ये एम को छोड़ देना, विथ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल इसके ऑफ द स्क्वायर के साइड्स में, है ना? सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर, आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर के हर साइड में क्या है? सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। कुछ इस तरीके से कई बच्चे तो ना क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज ही रीड करने में दिक्कत कर जाते हैं, वो पूरा स्क्वायर, वो पूरा सर्कल बना देंगे, भाई सेमी सर्कल कह रहा है वो, ठीक है? इस तरीके से हर एक साइड पे बना रखा है। अरे ऐसी वो फिगर वगैरह बनाते थे ना बचपन में पेंसिल से, अभी भी बनाते होंगे कि जरा पेन उठाए बगैर जरा इसको बना के दिखाओ पूरा, याद है ना? ऐसे फिगर होते थे, बस उसी टाइप का फिगर है ये, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इसने ये कर दिया। अब ये टोटल फिगर है। नाउ द एरिया इन मीटर स्क्वायर, साफ साफ बोला उसने, ए मीटर है यहाँ पे, ठीक है? एम को इग्नोर नहीं करना, अब मेरे को समझ में आ रहा है, दैट इज मीटर, ठीक है ना? मीटर स्क्वायर ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड विल बी, ठीक है ना? एरिया बताना है इस पूरे फिगर का, समझ रहे हो? तो भाई जितने बच्चों समझ में आ गया बेहतरीन। इस पूरे फिगर का एरिया कैसे बनेगा? बहुत साफ साफ दिख रहा है सामने सर, इस स्क्वायर का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया प्लस सर किसका एरिया? ये जो अपने को सेमी सर्कल दिए हुए हैं इनका एरिया, है ना सर? ये जो सेमी सर्कल है इनका एरिया, ये 4 सेमी सर्कल है यहाँ पे अपने पास, इन 4 सेमी सर्कल का एरिया, और बस बात खत्म। सर अपने को एक बात पता है कि एक सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो बाकी सबका भी हो जाएगा, ठीक है ना? वो बाकी सबका भी हो जाएगा। सर मेरे को पता है सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल है। सर कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है? उसके रेडियस, पहले तो रेडियस देख लेते हैं, है ना सर? रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? अगर ये a है तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? दैट इज सर a/2। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई? इस सर्कल की अगर सर्कल पूरा बनेगा तो इसकी रेडियस, अगर इसकी पूरी यार ये a है लेंथ, एक ऐसे दूसरे ऐसे तक, तो कंप्लीट रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? a/2, ठीक है ना? दैट इज a/2। इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या? यस, एनीवन ऑफ यू? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं है। तो सर एक का एरिया निकाल लेंगे
हाफ करके, और फिर सर सबसे हम क्या कर देंगे, सबसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई एक का एरिया तो आता मतलब ना पाई आर स्क्वायर, सिंपल सिंपल। और यहाँ पे क्योंकि हाफ है, अरे समझ में आ रही है बात, यहाँ क्योंकि हाफ सेमी सर्कल है, तो हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर कितने अपने पास a/2 का होली स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो दिस इज द एरिया फॉर वन। इसी तरीके से सबका एरिया निकलेगा, इसका भी यही होगा 1/2 पाई a/2 का होली स्क्वायर। इसी तरीके से सबका निकलेगा, ठीक है। और अंदर वाले स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर है ही। तो भाई फिगर का टोटल एरिया अगर अपन को निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? टोटल एरिया इज इक्वल टू नथिंग एल्स बट वेरी सिंपल, जो अपना फिगर है, अपना स्क्वायर है, उसका एरिया दैट इज ए स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज अपना एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाएगा, ये जो अपने सेमी सर्कल्स हैं इनके एरिया ना, सेमी सर्कल कितने अपने पास? 4 सेमी सर्कल है इंटू, है ना, 4 इंटू, अब ये मत कहना सर 4 बार जोड़ के दिखाओ सर, 4 बार जोड़ने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई और कुछ नहीं, इंटू कितना है सर 1/2 इंटू सर पाई, और सर ये मैं आर स्क्वायर यहाँ पे खोल दे रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? a/2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर। इस 4 से सर एक 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया पाई स्क्वायर बाय 2, कितना आ गया सर पाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। सो दैट इज a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाय 2, ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर कॉमन ले लोगे तो कोई इसके आसपास का क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? इसके आसपास क्या? अरे बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल नजर आ गया, नहीं आ गया? ऑप्शन सी बिल्कुल नजर आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल सर, ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन, ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसे भी थोड़े से ट्रिकी, मतलब कि सीधा सीधा मेंसुरेशन में कोई फिगर ना दे करके थोड़े से ट्रिकी फिगर दे देगा बस। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी होती है ट्रिक्स, कोई बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं है, बस छोटे छोटे से ट्रिकी से फिगर देगा, छोटे छोटे से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी सा फिगर देगा, बात खत्म कर देगा, बात खत्म, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। छोटे से ट्रिकी से फिगर है, इसका आप ध्यान रखिए और चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी बिल्कुल आराम से, ठीक है। ऐसी ट्रिकी फिगर में आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी फिगर की अगर बात ही हो रही है तो एक फिगर और आगे बढ़ जाते हैं। Now a circle of radius a is divided into 6 equal sectors। बेहतरीन, इसमें तो पक्का, इसमें कसम से चॉकलेट देता मैं तुम्हें, ठीक है। लेकिन चलो खैर देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। A circle of radius a is divided into 6 equal sectors, ठीक है ना। An equilateral triangle, equilateral जिसकी सारी की सारी भुजाएं, जिसकी सारी सारी साइड्स क्या हो बराबर हो, equilateral, ठीक है ना। Equilateral triangle is drawn on the chord of each sector to lie outside the circle। अब ये भी सर्कल के बाहर जाके लाई कर रही है। एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर इज, तो सबसे पहले तो मेरे महारथी हो, ये पहले फिगर ही बना के बता दो मेरे को, उसमें मजा आ जाएगा, है ना। पहले अगर फिगर ही बना के बता दो उसमें मजा आ जाएगा। ये टिपिकल, ये एक्सट्रीम लेवल की हुआ है क्वेश्चन, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हार्ड है। जब मैं बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कोई इतना बड़ा, ऐसा कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला काम नहीं है इसके अंदर। सिंपल सिंपल बना सकते हो, थोड़ा सा बस बनाना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो ना तो मजा आ जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बिल्कुल है। अगर ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो मजा आ जाएगा। कैसे करना है सर? होपफुली आप लोगों ने पॉज करके अपनी अपनी कलाकारियां बना दी होंगी, ठीक है ना। दिवाली आ रही है तो दिवाली पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए रंगोली के डिजाइन लेकर के आ रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। रंगोली के डिजाइन लेकर के आ रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा इसमें कैसे बना। एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल था जिसकी रेडियस थी a, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई a। अपन ने मान लिया ये a है तो ये भी a है, कोई दिक्कत किसी को बच्चों, रेडियस a थी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि इसमें क्या कर रहा है, हाँ, इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स। अब इसको उसने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, इस सर्कल को उसने, ठीक है ना। तो उसके 6 इक्वल पार्ट बना सकते हैं क्या? हाँ सर बना सकते हैं। अरे बड़े बनाए हैं ना, अरे बचपन में खूब रंगोलियां वगैरह बनाई हैं, अभी भी दिवाली आ रही है, रंगोली बनाने के लिए बड़ा काम आएगा। तो 6 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 भाई, 6 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं। किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या? ये सब की सब क्या हो जाएंगी, सब की सब ए, ये सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी आपकी? ए ही हो जाएंगी ना। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? क्या अगर इसके 6 इक्वल पार्ट कर दिए, इतना यहां तक का हमने क्वेश्चन कर दिया। इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर। An equilateral triangle is drawn onto the chord of each sector, ठीक है ना। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बना दिया। अरे भाई ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना है? अब ये कहना सर ये इस तरह से मैं करके ट्रायंगल बना दूंगा। अरे वहां पे ट्रायंगल बनाने के लिए इस तरह से इनको आपस में जोड़ते जाना,
अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? दोनों साइड बराबर और यहाँ पे भी आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से बनता चला गया। और क्या करा, इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ ईच सेक्टर टू लाई आउटसाइड द सर्कल। ये आउटसाइड की तरफ बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से। अभी जो इक्विलेटर बनेगा जरा ध्यान से, अरे समझ पा, ये देखो जरा, ये इस तरह से था, ऊपर की तरफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आउटसाइड द सर्कल बन रहा है, समझ रहे हो? An equilateral triangle is drawn on the chord of each sector। ये chord थी ना, ये हमने क्या बनाई, chords बनाई ना हमने, ये जोड़ते हुए आपस में क्या बनाए हमने, chords है ना यार, क्या बोलते हैं हिंदी में से, जीवी का समथिंग कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मस्त है अपन, ठीक है ना। chord बनाए इस सेक्टर को टू लाई आउटसाइड द सर्कल। अब इनको आउटसाइड द सर्कल बनाना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये कुछ इस तरीके से आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म होना शुरू होंगे। अरे कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताते चलना मेरे को बेहतरीन तरीके से, ठीक है? क्लियर है फंडा? ऐसे से कुछ फॉर्म होंगे। हाँ जी, तो ये क्या होगी, ये होगी घर की रंगोली का डिजाइन तैयार, जैसा कि मैंने बताया था। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आई बात या नहीं आई? इक्विलेटरल है तो मेरे जनाब ये भी ए ए ए ए, हर तरफ ए ए ए यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी ए ए ए होने वाला है या नहीं होने वाला, लिखने की जरूरत तो नहीं है हर तरफ, वैसे मैंने लिख ही दिया, ऑलमोस्ट लिख ही दिया है तो लिख ही देते हैं, क्या पंगा है, हर तरफ ए होने वाला है। देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना भाई। इस फिगर सबको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो प्लीज वीडियो को वापस जा करके देख लेना आराम से, ठीक है ना, और आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के बाहर की तरफ सर्च करा है, हो क्या रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, ये अरे यार अनफोल्डिंग है, ये कुछ नहीं है, बॉक्स ही है, ये डब्बा ही था उसको खोल दिया बस, समझ लो, ये बॉक्स की अनफोल्डिंग है और कुछ नहीं है। ये समझ में आई बात या नहीं? ये ट्राइंगल कैसा है, ये अरे बॉक्स है बस खोल दिया इन्हें, ये डब्बा है उसको खोल दिया, बस बात खत्म, सिंपल, इतना समझना है, ठीक है? डब्बा को खोल दिया। अब वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर इज, जो रिजल्टिंग फिगर है इसका एरिया बता दो, बस बात खत्म। अब जितने बच्चे मेरे साथ शुरू से क्लास कर रहे हैं, जो मेरी क्लासेस को देख रहे हैं लगातार ध्यान से, वो समझ पा रहे हो कि भाई सर क्या कहना चाह रहे हैं और यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पे मेरे को बताना जरा ध्यान से कि क्या सर्कल का वजूद भी बचा, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, क्या सर्कल का वजूद भी बचा है यहाँ पे? अरे जो हरे वाला पार्ट है सर्कल का वजूद बचा? नहीं बचा सर, क्यों नहीं बचा? सब कुछ तो ट्राइंगल ने कवर कर लिया सर। अगर हम सिर्फ ट्राइंगल को काउंट कर लेंगे, सर्कल को भूल सकते हैं क्या? हाँ सर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बात खत्म। अगर ट्राइंगल को काउंट कर लेंगे सर, सर्कल को भूल सकते हैं, बिल्कुल। तो सर मेरे को दिख रहा है सर कि एक ट्राइंगल अगर है, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सर सारे ही ट्राइंगल ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो अगर ये वाला ट्राइंगल है तो सर ये वाला ट्राइंगल भी बिल्कुल वैसा ही है, और सर अगर ये ट्राइंगल मैं कह रहा हूं तो सर ये वाला ट्राइंगल जो अंदर वाला ये भी ऐसा ही है, और सर जब मैं इसको ऐसा कह रहा हूं तो सर ये भी ऐसा ही है। इस तरह से अगर मैं देखने चलूं तो सर एक्चुअली में जितने ट्राइंगल बन रहे हैं सारे के सारे एक जैसे बन रहे हैं। क्या मेरी बात को कलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? तो सर सारे ट्राइंगल जैसे, तो सर कुल मिला कितने ट्राइंगल बन रहे हैं जरा गिन लें सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 एंड 12, सर टोटल 12 ट्राइंगल बन गए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सो टोटल 12 इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने पास बने हुए यहाँ पे नजर आ गए अपने को। सर्कल भूल जाओ, तो क्या हम इन ट्राइंगल्स का एरिया नहीं निकाल सकते अगर हमारे पास इसका एक बेस है या हमारे पास इसकी अगर एक साइड है तो? हाँ जी, बहुत सिंपल सा। अगर ये सवाल जो है मेरा अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को बताना, क्या हम इनका एरिया नहीं निकाल सकते? सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 याद है, इंटू a स्क्वायर, क्लियर? 3/4 a स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, अब ये मत कहना सर ये फॉर्मूले कहां से है, जरा बता देना एक बार भाई। ये सबके फॉर्मूले बेसिक की क्लास में मैं इसको डिराइव करके भी बताऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद नहीं फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर तो मैं भी नहीं बचा सकता, ठीक है? फॉर्मूला याद होने चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना? हो गया, उसकी एक साइड ए है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास कितने? सो टोटल 12 ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ फिगर अब तो निकाल लोगे, एरिया ऑफ फिगर बिल्कुल निकाल लेंगे सर, बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे सर? 12। अब ये मत कहना सर इसको 12 बार जोड़ूंगा मैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 12 इंटू
अंडर रूट 3/4 into a square. So this is 4 3s are 12 and the answer is 3 under root 3 dot a square. कोई किसी को समस्या? तो ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई बेटा? मेरे को बहुत सिंपल तरीके से बात बताओ। सिर्फ रिजल्टिंग फिगर, आपका दिमाग कितना कैलकुलेटिव है, आपका दिमाग कितना ज्यादा इमेजिनेटिव है, कितना ज्यादा इमेजिनेशन करके देख सकता है, बात खत्म। ये अगर डब्बा बॉक्स आपको समझ में आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एक फॉर्मूला याद था, तो बस फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। और कमाल की बात ये अधिकतर लोगों से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं जानता हूँ कि अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते, चाहे मैं कितनी बार भी इसको क्लास में बता दूं। तो बस यही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेक्शन में, मतलब आप में और लोगों में अंतर पैदा करेंगे, या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके सिलेक्शन और दूसरों के ना सिलेक्शन में। मैं ऐसा नहीं चाहता जो भी मेरे बच्चे हैं सबके सिलेक्शन हो, लेकिन जो मेहनत करेगा सिलेक्शन तो उसका होना, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। तो आपके सिलेक्शन या ना सिलेक्शन होने में ऐसे ही क्वेश्चंस अंतर डालते हैं। कौन कितनी जल्दी कर लेता है, किसका दिमाग कितनी तेज चलता है, बस बात खत्म। बेसिक तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा बढ़िया होता है ना लेवल, उसको करके जो आगे निकल जाए, बस वही तो है चित्रकार हमारा। तो यहाँ पे चित्रकारी भी हो गई, रंगोली बनाना है इसे अपने घर पे, और ये क्वेश्चन भी करना जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बालक हमारे? हाँ सर क्वेश्चन तो दो, अब भी उड़ा के दिखाते हैं। तो ठीक है भाई, उड़ा के दिखाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से वही लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 4 horses, 4 घोड़े आर टीथर्ड एट 4 corners। अभी मत कहना सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, उनको बांध दिया गया यार, चार कोनों पे बांध दिए गए ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ 42 मीटर, सो दैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर। द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड। अनग्रेज्ड मतलब कि ऐसा कितना एरिया बच गया जिसको उन्होंने चरा नहीं है ना, चरने का मतलब क्या है, जिसको उन्होंने खाया नहीं, ठीक है ना, ठीक है। स्क्वायर हुआ है प्लॉट और उनकी डिस्टेंस कितनी है, 42 मीटर दूरी पे उन्हें बांधा गया, समझ रहे हो। तो चलो आओ इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ आपको, तो फिर समझ पा रहे होंगे बालक। अभी तक तो यार देखो, चित्रकारी करनी तो आ गई होगी बच्चों को, चित्रकार वैसे आप हो भी, कलाकार भी हो, तो वही कलाकारी, चित्रकारी और मैथमेटिक्स का यूज करते हुए चीजें यहाँ पे करनी है। ऐसा एक स्क्वायर है जिसमें भाई 42 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना, 42 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और हर एक कोने पर एक एक घोड़े को बांधा गया है, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर। अब बांधा गया तो उनकी रस्सी होगी, और वो क्या कह रहा है, किस तरीके से बांधा गया है, एट 4 corners of a square plot of 42 meters so that they just cannot reach one another। वो सिर्फ एक दूसरे के पास तक आ रहे हैं, बस एक दूसरे को पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ऐसी कहानी में क्या होगा, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि वो बराबर डिस्टेंस पे बांधा गया उन्हें, बिल्कुल बीच में। अरे समझ, मतलब कि बांधा तो कोने पे गया, बीच में ऐसा पॉइंट मिलेगा कि वो जहां पे मिल नहीं पा रहे हैं, मतलब मिलना चाह तो रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो, ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट है वो मिलना चाह तो रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। और ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बच्चे बिल्कुल बता देंगे मेरे को। टोटल डिस्टेंस अगर 42 मीटर थी, तो ये जो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 21 स्क्वायर है ना, तो हर जगह 42 होगा, तो ये भी 21 और 21 मीटर है। क्लियर, समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? तो घोड़े कुछ इस तरीके से बंधे हुए हैं आपके, तो जाहिर सी बात है ये वाला घोड़ा जब चलना शुरू करेगा, इसकी 21 मीटर का है, तो अब जाहिर सी बात ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर में चलेगा, ये कैसे चलेगा ये, अरे क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा, नहीं बनाएगा, इस तरह से चलना शुरू करेगा, ये कुछ इस तरीके से चलेगा रेडियस में, इस तरह से जाकर के ये पूरा का पूरा हमेशा बराबर रहेगा, ये हमेशा 21 रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको 21 मीटर के रूप से बांधा हुआ है, ये पूरा 21 रहेगा। तो ये एक्चुअली में 21 क्या काम करेगा, रेडियस की तरह काम करेगा। 21 किसके रेडियस की तरह, ये जो सेमी सर्कल है, बस खत्म। जैसे मैंने इतना बोला क्वेश्चन खत्म। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बालको? बस इतना बोल सकते क्वेश्चन खत्म है, अब तो कर देना चाहिए, कसम है तुम्हें, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला घोड़ा भी करेगा, उसी प्रकार से ये वाला घोड़ा भी करेगा, और सबका कितना रहेगा, 21 रहेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? क्लियर? सबकी जो रेडियस रहेगी ये 21, ये सेमी सर्कल बना रहे हैं सबके सब 21 और 21, क्योंकि उनको 21 मीटर की रस्सी से ही बांधा गया है। बात करें तो कह रहा है द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड, यानी कि भाई वो एरिया जिसमें इन्होंने चरा नहीं, जिसमें इन्होंने कुछ खुराफात नहीं करी। तो पूरा ग्राउंड तो नहीं चर पाएंगे, इस तरह से करके इतना हिस्सा चढ़ लेंगे, और बच कौन सा हिस्सा जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये वाला हिस्सा जो है आपका अनग्रेज्ड रह जाएगा, मतलब इस वाले हिस्से को उन्होंने चरा नहीं, जिस हिस्से को मैंने इस तरह से डार्क स्क्वायर वगैरह बना के, डब्बे वगैरह बना के दिखा दिया यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है रह जाएगा। तो वो एरिया, इस हिस्से का एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया आपको बताना है। बस चित्रकारी थी।
अगर चित्रकारी समझ में आ रही है तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी हो जाना है। अब कई बच्चे नन ऑफ दीज देख के ये मत लगा देना कि ठीक है बस सर कौन निकाले इतना लंबा, सीधा आंसर नन ऑफ दीज। ऐसा करना मत कर देना, ठीक है ना, पूरा निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं अगर एक काम करूं तो मेरे को बताना मैं क्या करूं कि मैं रिक्वायर्ड एरिया अगर निकालना है मेरे को, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं कर दूं कि यार एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर है उसका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अब ये सारे एरिया बराबर होंगे ना भाई, ये वाला एरिया मान लूं मैं, है ना, या मैं ये वाला एरिया मान लूं, ये बराबर ही होगा ना क्योंकि रेडियस सबकी बराबर है, या मैं ये वाला एरिया मान लूं, या फिर अपन ये वाला एरिया ले लें, बराबर ही होंगे माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। बात खत्म, बस इतने में बात खत्म हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा। सो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूरे का एरिया कितना है 42 इंटू 42 के एक हुआ है ना, तो 42 इंटू 42 का स्क्वायर बेसिकली माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। अब ये जो है, अब ये कहना सर वहां पे तो हाफ था, अरे तो ये पूरे सर्कल का क्या हाफ होगा क्या, ये बताना सर, ये तो क्वार्टर होगा ना। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है, पूरा सर्कल होता है उसका एक खाली क्वार्टर पार्ट है या पूरा हाफ पार्ट है, ये बताओ मेरे को। सर ये क्वार्टर पार्ट है तो यानी कि 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा मतलब तो क्या लगेगा सर 1/4 लगेगा नहीं लगेगा, अरे लगेगा या नहीं लगेगा 1/4, बिल्कुल लगेगा सर। सो दैट मीन्स 1/4 इंटू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेमी सर्कल, ठीक है ना, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल है ना, 1/4 तो सेमी सर्कल के लिए आ चुका है, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, मैं कहता हूँ सिंपल यार, पाई आर स्क्वायर, दैट इज आर कितना है अपने पास, अब आर में 22, आर में 42 मत लगा देना, आर अपने पास 21 ही है ना, इसकी जो रेडियस है वो 21 ही है भाई, ये ध्यान रखना, रेडियस 21 ही है। सो 21 का स्क्वायर लाइक दिस, बात करो, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं, बस अगर इतना समझ में आ गया ना तो बस फिर तो ये समझ लो कि कहानी खत्म है। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लेना कि बस मस्त है, कहानी खत्म है बॉस, ठीक है, फिनिश। इसको करोगे यू विल बी गेटिंग, आई थिंक जब इसको कैलकुलेट वगैरह कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग 378 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, बात खत्म। इसको सॉल्व करके निकाल के देखना जरा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके निकाल के देखना, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर लाइक दिस। आई थिंक योर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली फाइन विद दिस क्वेश्चन। क्लियर है फंडा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपके सारे फॉर्मूलों का रिवीजन हो रहा है, आपके सारे तरीकों का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इसी बात पे आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल सर बढ़ सकते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज सेइंग, इज सेइंग द 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर दिस। 3 कोटर्मिनस मतलब कि भाई एक ही साइड जो आके जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और 3 कोटर्मिनस बता, अरे समझ लो अपना कमरा देख लो, इमेजिन करो कोटर्मिनस की बात अगर समझ लो, कमरा देख लो अपना, कमरे के अंदर XYZ एक्सेस मतलब इन द सेंस कोई भी कोना एक पकड़ लो और उसमें देख लो 3 साइड आके मिली होंगी, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ऊपर की साइड जो चांद वाली, तो वही टर्मिनस की जो अलग अलग आपके रेक्टेंगुलर सॉलिड की साइड है उसकी बात वो कर रहा है, वो साइड्स की बात वो कर रहा है। फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब विच विल बी ऑफ द सेम कैपेसिटी। अच्छा भाई, तो वो क्या कह रहा है, 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। तो भाई कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड है, कुछ भी होगा ये, अब वो रेक्टेंगुलर सॉलिड की बात वो कर रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड ऐसे कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये हो गया, उसके 3 कोटर्मिनस, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा लाइक दिस, ऊपर की तरफ भी वो वैसे ही जाएगा जैसे वो नीचे से जा रहा था। लेट मी शो, सॉलिड बना रहा है ना, तो ध्यान रखना, ओके, लाइक दिस, राइट, उसने इस तरीके से बताया, ओके। तो वो इसकी बात वो कर रहा है, ठीक है ना, ये भी क्यूब नहीं है, तो 3 कोटर्मिनस की बात वो कर रहा है, एक ये
यहाँ पे मैं अलग कलर से आपको बता देता हूँ, ताकि एक एक चीज बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। एक एक चीज बना के बता रहा हूँ। एक टर्मिनस, मतलब ये टर्मिनस है आपका, और साइड्स की तीन, ये कुछ इस तरीके से होगी। समझ में आ रही बात है नहीं? तो 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ सॉलिड आर 36, 75 एंड 80। इसे मान लो 36, इसे मान लो 75 सेंटीमीटर एंड इसे मान लो 80 सेंटीमीटर, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इसमें तीनों अलग अलग है, 36 है, 75 है, 80 है। क्यूब क्या होता है? क्यूब भाई साहब यही होता है, क्यूब होता है जो आपका स्क्वायर से बने। ये आपका रेक्टेंगल से बना है, क्यूब किससे बनता है? आपका स्क्वायर से बनता है, इस तरीके से क्यूब। अब ये दोनों के दोनों आपको पहचान में मतलब एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ए है, ये ए है, और ये भी ए ही है। तो दिस इज योर क्यूब, समझ रहे हो? ठीक है, ये एक सॉलिड है जो कि तीन अलग अलग साइड से मिलकर बना है। अब वो क्या कह रहा है? द 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर दिस, फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब विच विल बी ऑफ द सेम कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी इसकी होती है कैपेसिटी इसको। कैपेसिटी की जब बात आ रही है तो किसकी बात करें? कैपेसिटी इज इक्वल टू, कैपेसिटी की बात करें तो यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई? वॉल्यूम की। कितना स्पेस घेर रहा है वो, वॉल्यूम कितना स्पेस घेर रहा है वो बराबर होना चाहिए। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब। तो भाई क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? ए इंटू ए विच इज ए क्यूब। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ए क्यूब, ए इंटू ए इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, याद है। और वॉल्यूम ऑफ दिस क्या होता है? ये इसकी अगर लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, मान लो ये इसकी मान लो लेंथ हो गई, ठीक है ना, 80 इसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी इसकी 36 और हाइट होगी इसकी 75। अगर अलग अलग है तो एल बी एच इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका। सिंपल यार, ये दोनों चीजें अपन को पता है, तो बस कर दो ए क्यूब इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, कर दो भाई। ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है आपके पास? 36 इंटू 75 इंटू 80। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो और उसका क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है ना। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, उसका क्यूब रूट निकाल दो। आई थिंक दैट इज 216,000 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ आ जाने वाला है। एंड योर आंसर वुड बी a is equal to 60, a is equal to 60 centimeter. So 60, which is option A, is your answer. Clear? तो वॉल्यूम पर जब भी कैपेसिटी बराबर की बात है, कई बार क्वेश्चन में क्या आएगा कि भाई क्यूब, कोई आपका क्यूब है, कोई आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, कोई आपका कुछ और शेप है, उनका उसने क्या बता दिया कि कैपेसिटी बराबर होती है। जब भी कैपेसिटी बराबर बताए यानी कि वॉल्यूम बराबर है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देना, बात खत्म। वॉल्यूम इक्वेट कर देना, बात खत्म। या कई बार क्या करेगा, कैपेसिटी बराबर बोलने के बजाय वो क्या करेगा क्वेश्चन में, एक को पिघला के दूसरे के बराबर बनाएगा, है ना, कि वो कहेगा भाई एक सॉलिड को पिघला के दूसरा सॉलिड बनाया गया, एक कोन को पिघला के कोई क्यूब बनाया गया, क्यूब को पिघला के कोई आपका सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से सिलेंडर को पिघला के कोन बनाया गया। तो पिघला के बनाने की बात करें तब भी वॉल्यूम बराबर होगा। ओके, पिघला के बनाने की बात करें तब भी वॉल्यूम बराबर है, और ऐसे कैपेसिटी की बात करें तब भी वॉल्यूम बराबर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम बराबर है तो कहानी भी बराबर होके इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, दैट इज 60। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बेहतरीन। तो क्यूब के भी क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। क्या कह रहा है वो कह रहा है भाई 3 क्यूब्स ऑफ मेटल। वो कह रहा है 3 क्यूब्स हैं इस बार, और वो भी किसके हैं? मेटल के हैं। हुज एजेस आर 3, 4 एंड 5। 3 अलग अलग क्यूब है, याद रखना। क्यूब 1 का एक एज है कितना? 3 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब 2 का एज कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्यूब 3 का एज कितना है? 5 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है अलग अलग, ध्यान रखना। ये 3 साइड्स नहीं है, ये 3 अलग अलग क्यूब की साइड है, ठीक है ना। एक ही क्यूब की 3 साइड नहीं है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। अब देखो आगे कहानी मेल्टेड वाली, पिघलाने वाली कहानी आगे, टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। भाई इन तीनों को पिघला के कोई एक नया क्यूब बना रहे हो। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये 3 छोटे छोटे से क्यूब थे अपने, मान लो, ठीक है ना। मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं तुम्हें पूरी इमोशन के साथ, ठीक है ना, पूरी इमोशन के साथ, पूरी भावनाओं के साथ मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा दे रहा हूँ। ये 3 क्यूब थे, एक की साइड 3 है, एक की साइड 4 है, एक की साइड 5 है। तीनों को पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया, टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। तीनों को पिघला के एक बड़ा सा क्यूब बना। जाहिर सी बात है बड़ा क्यूब। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि बड़ा क्यूब? अरे भाई बड़ा क्यूब बनाया है, इसका वॉल्यूम बड़ा दिखाना है। तो जब भी इस तरह से मिला के बनेंगे तो जाहिर सी बात है क्या चीज बराबर होगी? इन तीनों का वॉल्यूम बराबर, इसका वॉल्यूम बराबर होगा। इतना अपन को पता है बस।
क्योंकि दोनों को पिघला के बनाया गया, ठीक है ना, मतलब इसको पिघला के बनाया गया, तो इनका वॉल्यूम बराबर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। ओ हो, इस बार वो वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, इस बार वो पूछ रहा है क्या, सरफेस एरिया। यानी कि एक और फॉर्मूले का रिवीजन हो गया अपना, है ना। जैसी कुछ ऐसी बात आए तो हमें खुश हो जाना चाहिए। क्या पूछ रहा है वो, सरफेस एरिया। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, सरफेस एरिया मतलब उस पर्टिकुलर आपका जो शेप है उसके अंदर जितने सरफेस है उनका एरिया। तो भाई क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, कोई बताएगा मेरे को। क्यूब में कितने सरफेस, मतलब अपने आप ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस टॉप, फिर एक बॉटम, है ना, ये रहा नीचे वाला सरफेस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दो सरफेस, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, है ना, मतलब लेफ्ट हो गया राइट हो गया, एक फ्रंट एक बैक, तो टोटल लगे 1 2 3 4 5 6 सरफेस होते हैं क्यूब के। कितने सरफेस होते हैं, 6। और एक सरफेस का एरिया कैसे निकल जाएगा, एक सरफेस का एरिया निकाल दोगे। और क्यूब है अगर, तो भाई सारे के सारे क्यूब है अगर, तो सबका सरफेस एरिया बराबर होगा नहीं होगा। तो इनमें से किसी भी एक का सरफेस एरिया निकाल दो, किसी भी एक, ये जो, अरे बेसिकली क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना होता है तो स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, तो किसी भी एक स्क्वायर का एरिया निकाल दो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, 6a²। बेसिकली ये क्या आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही होगी बात, है ना। 6 से क्यों करा, 6 इसके फेस है, सरफेस है, बात खत्म। और एक सरफेस आपका क्योंकि स्क्वायर से ही बनेगा, क्योंकि उसकी साइड बराबर होगी ये, ठीक है। तो भाई बात खत्म, क्या करेंगे, दोनों का पहले वॉल्यूम निकाले, क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे सर इसकी साइड, एक साइड। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम यानी कि 3 का क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम यानी कि 4 का क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम यानी कि 5 का क्यूब इज इक्वल टू नए वाले का वॉल्यूम। और नए वाले की मान लो साइड थी अगर ए, तो नए वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी, यस किसी भी कोई भी हमारा शेर ऐसा जिसको कोई भी परेशानी अगर यहाँ पे आ रही हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको अगर आप फाइंड करोगे तो यू विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू 6, इसको निकाल लेना कैलकुलेशन करके, यू विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू 6। तो जो आपका क्यूबॉइड बनेगा, सॉरी यहाँ पे तो क्यूब बन रहा है, लास्ट वाला था क्यूबॉइड, तो उसका वॉल्यूम उसकी साइड कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6 आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। तो भाई सरफेस एरिया निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, हाँ जी। तो भाई सरफेस एरिया इसका कितना आ जाने वाला है, यही आ रहा है ना इसका, ठीक है बहुत बढ़िया। तो सरफेस एरिया से कितना आ जाने वाला है, सिंपल सिंपल सर, 6 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा 36, और 6 का क्यूब एक्चुअली कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ऑप्शन ए। अब किसी को लगे सर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं जोड़ूंगा, तो भाई इसको ठीक है, एक बार ए स्क्वायर निकाल के उसको 6 बार जोड़ लेना, मेरे को उससे भी कोई परेशानी नहीं है। बट इतना समझ लेना कि ये जो एक सरफेस है एक्चुअली में स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक्चुअली स्क्वायर बन रहा है। इस तरह से मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको अलग अलग करके बताया। इसका साइड व्यू है, सामने से बिल्कुल स्क्वायर बनेगा जहां पे हर चीज बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। कोई फंडा, कोई इसमें परेशानी, कोई इसमें दिक्कत, किसी में भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई पंगा, नो इशू, बढ़िया हो गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन करने होते हैं भाई, और एक बहुत ब्यूटीफुल टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका इसका, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और कर लेते चलते होते यार, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आएगा। क्या कह रहा है वो, अ सिस्टम फ्रॉम इनसाइड इज 12.5 मीटर लॉन्ग, 8.5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट एंड इज ओपन एट टॉप, और ऊपर से जो है वो खुला हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द इनसाइड ऑफ अ सिस्टम एट ₹24 पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से भी आता है भाई, रेट निकालने की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम यानी कि कमरे की तरह मान लो यार, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉम इनसाइड इज 12.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। अब वो क्या बात कह रहा है जरा इसको देख लेना, ठीक है ना। ये जो है 12.5 मीटर लंबा, ठीक है, 8.5 मीटर ब्रॉड, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरीके से ले लो, ठीक है ना, 8.5 मीटर चौड़ा इस तरीके से, एंड 4 मीटर उसकी हाइट, और 4 मीटर जो है वो ऊंचा है, एंड इज ओपन एट टॉप। अब ये इस तरह से करके आपको बनाना क्या है, और कुछ नहीं बनाना है भाई, कमरा टाइप से बनाना है, इस तरीके से, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, इस तरीके से अपन एक कमरा बनाना है, और कुछ नहीं, समझ रहे हो, ये इस तरीके से। तो ये 4 मीटर है, इसके सामने वाला ये भी 4 मीटर हो जाएगा, 12.5 है, ये भी 12.5 हो जाएगा,
समझ रहे हो, ये 8.5 है, ये भी 8.5 हो जाएगा। अब ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ये भी बेटा कुछ और नहीं है, ये भी क्यूबॉइड की ही बात कर रहा है, तो ये भी क्यूबॉइड की ही बात कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे लास्ट वाला क्यूब था ना, ये वाला क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा ये। तो और इसमें भी क्या होगी, सरफेस एरिया की बात होगी, क्योंकि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द इनसाइड ऑफ अ सिस्टम। अब भाई अंदर सीमेंट कर रहे हो, यानी कि अंदर प्लास्टर टाइप से कर रहे हो, जैसे कमरे में करते हो, छत पे प्लास्टर नहीं करना, लेकिन यहाँ पे रूफ पे भी करना है, ठीक है ना, तो समझ लेना इस चीज को, ठीक है ना, यहाँ पे रूफ पे भी करना है, तो छत पे नहीं करना, लेकिन यहाँ पे रूफ पे भी आपको प्लास्टर टाइप से कुछ ना कुछ करना है, ठीक है ना। तो इसका किस तरीके से निकल के आएगा सर, इसका किस तरीके से निकल के आएगा सर, वो अपने को देख लेना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इसका जितना एरिया होगा इसके सामने वाले का भी उतना एरिया होगा, इसका जितना एरिया होगा इसके सामने वाले का भी उतना एरिया, समझ रहे हो, मतलब सामने सामने वाले भाई एरिया बराबर होने वाले हैं, सामने सामने वाले एरिया बराबर होने वाले हैं, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ये 4 है, ये 8.5 है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 8.5 होगा। ऐसे ही अगर ये 12.5 है और ये 4 है, तो ये भी 12.5 होगा और ये भी 4 होगा। इस तरीके से इसका एरिया, ये वाला एरिया और ये पीछे वाला एरिया बराबर होगा, ये साइड वाला एरिया और ये साइड वाला एरिया बराबर होगा, ये नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया बराबर होगा। लेकिन लेने 5 एरिया है, क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर छत खुली हुई है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। लेने लेकिन 5 ही, क्योंकि ऊपर की छत खुली हुई है। तो एरिया टू बी सीमेंटेड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, अब ये सामने आमने सामने वाले तो बराबर आने वाले, आमने सामने वाले तो बराबर आने वाले, तो द एरिया वुड भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो अलग से, ये जो अलग से इसका एरिया, सिंपल। तो भाई निकाल लेंगे, इसमें तो कोई कहानी नहीं है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कमरे की तरह समझ लो इसे, प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, ये एरिया ऑफ फ्लोर हो गया, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ फ्लोर, क्लियर। सो एरिया ऑफ 4 दीवारों का एरिया प्लस आपका फ्लोर का एरिया, ठीक है ना, क्लियर है। सो ट्वाइस ऑफ LH फिर ट्वाइस ऑफ BH, इस तरह से आ जाने वाला है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो LH इंटू L इंटू H, लेंथ इंटू हाइट, आपका वही वॉल्स का एरिया आने वाला है, और कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल। तो उसको सॉर्ट आउट कर लोगे क्या, सो 2 इंटू L प्लस B अगर करने वाले तो 12.5 प्लस 8.5 कितना हो जाने वाला है, आई थिंक 21 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना है आपका 4, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बस, और कुछ नहीं करा है। आराम से इसको एनालाइज कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको आप इस तरह से कहोगे सर ये क्या हो गया सर, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, आई थिंक दैट इज 106.25, उसको अगर आप करोगे अराउंड इतना आ जाने वाला, दैट इज 274.25 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। ये क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया, ठीक है ना, निकाल लेना, दैट इज योर एरिया। और बेटा जब एरिया आपके पास आ चुका है तो फिर उसके बाद क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट क्या है, 24 रुपीज पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर, ये भी मीटर में है। तो भाई क्या करना है, कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल सिंपल, दिस एरिया शुड बी मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 24 हर एक स्क्वायर मीटर के लिए, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर में था, ठीक है ना, हर एक स्क्वायर मीटर के लिए इतना आपका कॉस्ट आ रहा है 24 रुपए। उसको कर दोगे तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग, कितना जाने वाला आपके पास, 6582 rupees, which is your option A, 6582 rupees, which is your option A। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ एक था कि इसमें ऊपर वाला टॉप का नहीं निकालना था, क्योंकि एक खुला हुआ था, तो अपन ने वही करा, 4 आपकी वॉल्स का एरिया निकाला और फिर उसके बाद आपका बेस का एरिया निकाला, यानी कि फ्लोर का एरिया निकाला, सबको जोड़ दिया, पूरा टोटल एरिया आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आ गई। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, मतलब इन द सेंस जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से समझ में आए होंगे आपको। तो ठीक है, अगर समझ में आया होगा, आगे भी आपके और क्वेश्चन इस तरह से मैं लेकर के आता रहूंगा। तो आज की क्लास में तो इतना ही बॉस, आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई, अपने जितने ग्रुप है सब में इसको शेयर कर दो बेहतरीन तरीके से, सब बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्लास चल रही है और यहाँ पे सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई आपको और भी चीजें पढ़नी है, आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, कमेंट आप कीजिए, हमको बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे डेली जो वीडियोज आने वाले हैं, सिर्फ मैं ही और बाकी फैकल्टीज भी पढ़ाते हैं, सबके जो वीडियोज आने वाले हैं उसको
देखने के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलो लगातार, ठीक है। तो बॉस ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जहां पे भी आप अच्छे से रहिए और जम के पढ़िए बेहतरीन तरीके से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।